प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आपके परिवार सहित कुशलता की कामना के साथ मैं मनोज कुमार शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आसामपुर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम अविकारी या अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे और अविकारी शब्दों में हमने पहला प्रकार क्रिया विशेषण का लिया था। क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद हमने पढ़े थे। आज हम इसी टॉपिक को विस्तार से लेते हैं। तो अपना टॉपिक चलेगा क्रिया विशेषण ही। इससे पहले हमने विकारी शब्द पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी शब्दों की अविकारी शब्दों की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जो सदा एक ही स्थिति में रहते हैं, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहला प्रकार हम लेते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा देखिए। परिभाषा पर हमने कल भी चर्चा की थी। क्रिया विशेषण वे अविकारी या अव्यय शब्द, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता में क्या क्या चीज बताई जाती है? नंबर 1, क्रिया का काल। क्रिया का काल बताया जाता है, अर्थात वे शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं। वे शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं। जैसे मोहन आज आएगा। मोहन आज आएगा, तो क्रिया तो इसमें आएगा है। और इस आएगा क्रिया के समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? अर्थात ये क्रिया कब संपन्न होगी? आज। तो समय का बोध कराने वाले शब्द, काल का बोध कराने वाला शब्द आज है। तो ये आज क्या हो गया? आज क्रिया विशेषण हो गया। क्या पढ़ा हमने? क्रिया विशेषण परिभाषा वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। और मैंने ये कहा कि क्रिया की विशेषता में क्रिया का समय बताया जाता है, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के समय या काल का बोध हो वे क्रिया विशेषण होंगे। और जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो वे भी क्रिया विशेषण होंगे। और जिन शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो वे भी क्रिया विशेषण में होंगे। और वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराए तो वे भी क्रिया विशेषण में होंगे। अर्थात क्रिया की विशेषता में क्रिया की 4 बातें बताई जाती हैं। क्रिया का काल यानी इसका समय, क्रिया कब संपन्न हुई। क्रिया का स्थान अर्थात क्रिया कहाँ संपन्न हुई। और क्रिया की रीति अर्थात क्रिया की किस रीति या किस गति से क्रिया हुई है। और परिमाण यानी क्रिया की मात्रा क्या रही हुई है। तो क्रिया की मात्रा का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का और क्रिया के समय या काल का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण में आते हैं। और अभी हमने ये उदाहरण लिया कि मोहन आ जाएगा, तो ये आज शब्द है ना, ये क्रिया के समय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार देखिए और उदाहरण जैसे मनीषा कल जाएगी। मनीषा कल जाएगी, तो इसमें ये शब्द है, देखो क्रिया है जाएगी, और जाएगी के समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? कल।
तो ये भी किसमें आएगा? क्रिया विशेषण में। जैसे सभी लोग बाहर बैठे हैं, सभी लोग बाहर बैठे हैं। तो अब इसमें देखो क्रिया क्या है? बैठना, बैठे हैं। और ये बाहर शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है? ये क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। तो क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द है ना, वे भी किसमें आते हैं? क्रिया विशेषण में। तो बस ये 4 बातें हमें याद रखनी है कि क्रिया की विशेषता में क्रिया की ये 4 बातें बताई जाती हैं। तो इन 4 बातों के बारे में जो क्रिया के बारे में जो पता करे, बताए, तो वे किसमें आते हैं? क्रिया विशेषण में आते हैं, है ना। जैसे क्रिया की रीति, जैसे वह धड़ाम से गिर पड़ा, वह धड़ाम से गिर पड़ा। तो क्रिया क्या है? गिर पड़ना। और गिर पड़ना की रीति क्या हुई? धड़ाम से। जैसे मोहिते अचानक रोने लगा। तो ये देखो क्रिया क्या है? रोना। और ये क्रिया की रीति कैसे हुई? अचानक, है ना। रमेश सहसा खिल उठा। खिल उठना क्या होता है? प्रसन्न होना। खिल उठा, प्रसन्न हो उठा, तो सहसा, इसकी रीति क्या है? सहसा। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है। तो क्रिया क्या है? बोलना। क्रिया क्या है? बोलना। और बोलने की रीति क्या है? धीरे धीरे। तो ये रीति का बोध करा रहे हैं, है ना। परिमाण, जैसे वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है। तो क्रिया क्या है? बोलना। और बोलने की मात्रा क्या है? बहुत। तो ये बहुत क्या आएगा? ये परिमाण का बोध करा रहा है, क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है। परिमाण ही मात्रा ही होता है। तो ये भी किसमें आएगा? क्रिया विशेषण में, है ना। जैसे वह कम तोलता है। तो क्रिया क्या है? तोलना। क्रिया तोलना है ना। क्रिया तोलना है, तो उसकी मात्रा क्या है? कम, है। आपने खूब खेला है। आपने खूब खेला है। तो क्रिया क्या है? खेलना। और खेलने की मात्रा क्या है? खूब, है? जैसे थोड़ा चलो, थोड़ा चलो। क्रिया क्या है? चलना। तो चलने की मात्रा क्या है? थोड़ा चलो। ये क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है ना। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए। क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए? 4। तो देखो इन क्या आधार पर हम क्रिया विशेषण के भेद कर लेते हैं। अभी हमने लिखा था ना, क्रिया की विशेषता में क्रिया की 4 चीजें बताई जाती हैं, 4 बातें। क्या बताएं? क्रिया का काल, अर्थात वे शब्द क्रिया के समय का बोध कराएं। तो वे, और क्रिया का स्थान, वे शब्द क्रिया की स्थानीय जगह का बोध कराएं। क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, वे शब्द क्रिया की रीति का बोध कराएं कि क्रिया किस रीति, गति या तरीके से हो रही है। और परिमाणीय जो क्रिया की मात्रा का बोध कराएं। तो इसके आधार पर हम क्रिया विशेषण के 4 भेद कर लेते हैं। तो जो क्रिया के समय, वे क्रिया विशेषण, वे अभिकारी अव्यय शब्द, वे अभिकारी अव्यय शब्द जो क्रिया के काल का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, है ना। इनके जो नाम है ना, उनके आधार पर हम इनके भेद कर लेते हैं। और वे विकारी शब्द या वे शब्द क्रिया के स्थान का बोध करें, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर वे विकारी शब्द जो क्रिया की रीति, गति या तरीके का बोध करें, है ना। तो क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
और वे अधिकारी आगे शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराए, तो वो किस में आ गए, मात्रा का बोध कराने वाले, मात्रा परिमाण को कहते हैं, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उससे और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। जैसे जैसे कालवाचक में जैसे आज, कल, रोजाना, प्रतिदिन, कभी कभी, कभी कभी, हमेशा, बहुधा, तो ये सब किस में आ गए, ये पल पल, पल पल, क्षण क्षण, क्षण क्षण, ये सब क्रिया के काल का बोध कराते हैं। ठीक है। स्थानवाचक में जैसे बाहर, अंदर, आगे, पीछे, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यहां, वहां, इस ओर, उस ओर, चारों ओर, ये शब्द है जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण से रीतिवाचक, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे अचानक, अचानक, जैसे मंद मंद, मंद मंद, जैसे शीघ्रता से, शीघ्रता से, सहसा, सहसा, अकस्मात, अकस्मात, धड़ाधड़, अवश्य, जरूर, शायद, कदाचित, घटाघट, चमाचम, ये शब्द है ना, ये किस में आएंगे, ये रीतिवाचक में। अब बात आती है परिमाणवाचक की, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, खूब, जरा, तनिक, अधिकांशतया, ये शब्द हैं, ये किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। तो इस प्रकार से अपने क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इनके नाम से इसी परिभाषा भी है। कालवाचक यानी वे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल यानी समय का बोध कराए कि क्रिया कब संपन्न हो रही है। तो आज, कल, रोजाना, प्रतिदिन, कभी कभी, हमेशा, पल पल, क्षण क्षण, ये शब्द है जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं। फिर स्थानवाचक क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, जगह, स्थान का जो बोध कराते हैं। तो बाहर, अंदर, आगे, पीछे, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, इस ओर, दाएं, बाएं, अगल में, बगल में, पास, दूर, निकट, नजदीक, ये सब किसमें आते हैं, स्थानवाचक में। और रीतिवाचक में ये शब्द लिखे रखे हैं और परिमाणवाचक में या। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण का अपना टॉपिक। अब आगे लेते हैं हम अगला प्रकार अभिकारी शब्दों का, और अगला प्रकार है संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए संबंध बोधक में क्या है, हिंदी में
जो शब्द से ही बन जाते हैं, जैसे संबंध, अर्थात जो संबंध जाए। अब संबंध किसमें जाए? दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो संबंध प्रकट करे वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा वे अविकारी या अव्यय शब्द जो एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में, ये ध्यान रखने की बात है, एक ही वाक्य में दो संज्ञा शब्दों या दो सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, जैसे घर के बाहर रमेश ने घर के बाहर पुस्तकें रख दी। ये वाक्य देखिए, तो क्रिया क्या है? रखना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, घर और पुस्तकें, तो घर भी संज्ञा है और पुस्तकें भी संज्ञा है, और इसके बीच में के बाहर शब्द है, ये संबंध स्थापित कर, घर से और पुस्तकें, इन दोनों शब्दों के संबंध स्थापित कर रहा है। और वैसे हमने पढ़ा था कारक, और कारक के अंदर संबंध कारक आता है, और संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की। तो इसमें देखो क्या है, घर के बाहर। अब देखो, इसमें एक ध्यान रखने की बात है, जैसे ये बाहर शब्द है ना, ये अभी हमने पढ़ाई क्रिया विशेषण में भी आया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आया था ना, यानी जो क्रिया के स्थान का बोध करें, क्रिया कहाँ संपन्न हुई। जैसे सभी लोग बाहर बैठे हैं, तो देखो इसी स्थिति के अंदर बाहर शब्द आया ना, है ना। बाहर शब्द है, लेकिन अब ये बाहर शब्द क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। और यहां पर जो के बाहर शब्द है, तो बाहर यहां भी आया है, लेकिन ये संबंध बोधक अव्यय में आएगा। तो ये क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसमें बस एक खास बात ध्यान रखने की है कि ऐसे अभिकारी शब्द क्रिया से ठीक पहले आए ना, जैसे क्रिया है बैठे, जिससे ठीक पहले बाहर आया है, तो ये आएगा क्रिया विशेषण। ठीक है। और दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में आए, यानी क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं हो ना, अभिकारी अव्यय शब्द का जब क्रिया से डायरेक्ट संबंध नहीं हो, इसमें बीच में कोई शब्द और आए, तो फिर ये किस में आएगा? ये संबंध बोधक अव्यय में आएगा। जैसे महेश के आगे अभिषेक खड़ा है, अब यहां पर देखिए, महेश के आगे अभिषेक खड़ा है, महेश के आगे अभिषेक खड़ा है, तो यहां पर क्या आगे शब्द आ गया?
अब आगे शब्द क्या है, आगे शब्द अगर मान लो ये ठीक क्रिया से पहले आता आगे तो ये आ जाता क्रिया विशेषण में, क्योंकि फिर ये क्रिया की विशेषता बता रहा होता, खड़ा कहाँ है आगे। लेकिन अब ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, तो अब ये महेश और अभिषेक के बीच में संज्ञा शब्द है, तो महेश की संज्ञा शब्द है, अभिषेक की संज्ञा शब्द है, तो इन दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय में भी आते हैं, लेकिन वो वाक्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए महेश के आगे अभिषेक करा है, तो अब ये संबंध बोधक है, संबंध बोधक अव्यय नहीं है। और केवल ऐसे कह थे कि अभिषेक आगे खड़ा है, अभिषेक आगे खड़ा है, तो यहां पर आगे शब्द है ना, ये क्या आ गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। क्योंकि क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहां क्रिया का स्थान का बोध करा है, खड़ा है, कहां खड़ा है, आगे खड़ा है। और संबंध बोधक में क्या होता है कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इसमें दो ध्यान देने की बातें देंगे। तो क्या है कि अगर क्रिया से ठीक पहले कोई अधिकारी शब्द आता है, क्रिया से ठीक पहले, तो फिर वो क्रिया विशेषण में आएगा, है ना। और क्रिया से ठीक पहले नहीं आए, दो संज्ञा शब्द या दो सर्वनाम शब्दों के बीच में आए, तो फिर वो किस में आएगा, संबंध बोधक में आएगा। तो बस यही अंतर है संबंध बोधक का और क्रिया विशेषण। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मंदिर के निकट बरगद का पेड़ था, मंदिर के निकट बरगद का पेड़ था। अब ये वाक्य देखिए, तो इस वाक्य में यह विकारी शब्द आया है निकट, निकट यानी पास, और ये स्थानवाचक में भी आता है जो क्रिया के स्थान का बोध कराएगा। लेकिन यहां पर ये जो के निकट है ना, ये क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। तो मंदिर के निकट बरगद का पेड़ है, अर्थात मंदिर और बरगद के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो अब ये किस में आ गया, ये संबंध बोधक में आ गया, है ना। तो ये देखो के पास, के आगे, के बाहर, के निकट, के सिवाय, ये ऐसे शब्द है ना, ये किस में आएंगे, संबंध बोधक अव्यय में आएंगे। और ये दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच ही संबंध स्थापित करें, तो इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय। धन्यवाद।